पेटीएम आज भी अपने आईपीओ प्राइस से 40 टू 50% नीचे ट्रेड कर रहा है, बट वो अकेला नहीं है। लास्ट 3 इयर्स में 785 कंपनीज के आईपीओज आए हैं। बेसिकली हर तीसरे दिन एक नया आईपीओ आया है और उनमें से 40% से ज्यादा कंपनीज अभी अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो शेयर प्राइसेस 50 टू 70% तक नीचे हैं। इसके बावजूद आईपीओ इन्वेस्टिंग के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं। हम में से बहुत लोग हैं जो बस लिस्टिंग गेन्स के लालच में बिना सोचे समझे आईपीओज में इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड कंपनीज भी अपने आईपीओ लॉन्च के पहले काफी एड्स चलाते हैं। वो अपना ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स उनके आईपीओ में पैसे लगाएं। फिर आते हैं एनालिस्ट्स जो हर प्लेटफॉर्म पे अपना एनालिसिस डालते हैं और ये सब देख के रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं। पर बहुत बार इसका रिजल्ट काफी खराब होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का एसएमई आईपीओ अगस्त 2024 में आया। कंपनी 419 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुई। उनको 12 करोड़ रेस करना था बट 4800 करोड़ तक के ऑफर आ गए। आप सोच रहे होंगे कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होगा, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होगा, बट रियलिटी काफी शॉकिंग निकली। कंपनी के पास सिर्फ 8 एम्प्लॉइज और 2 आउटलेट्स थे। मतलब लोगों ने बस हर्ड मेंटालिटी में आके आईपीओ में अप्लाई करना चालू कर दिया। अब रिजल्ट सामने है। लिस्टिंग के बाद प्राइस क्रैश हुआ और वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गए। और ऐसा सिर्फ एसएमई आईपीओज में नहीं है, मेन बोर्ड में भी आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सरस्वती साड़ी डिपो का आईपीओ 160 करोड़ का था। वो 47 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, पर आईपीओ के कुछ दिनों बाद ही प्राइस एंड वॉल्यूम्स दोनों ही गिर गए। चार्ट्स आपके सामने हैं। फेमस कंपनीज के साथ भी ऐसा हो रहा है। पेटीएम ही देख लो, आज तक वो आईपीओ प्राइस से 40 टू 50% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ज़ेरोधा के 2024 कैपिटल मार्केट्स ईयरबुक में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेंशन्ड है। आईआईएफएल इक्विटीज ने अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक के आईपीओस का एनालिसिस किया था। इस एनालिसिस में उन्हें पता चला कि अगर कोई लिस्टिंग के अगले दिन ही आईपीओ का शेयर खरीदता है तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स से एवरेज 1% कम रिटर्न कमा पाता है। और अगर आईपीओ में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच रहा है तो ये अंडर परफॉर्मेंस 5% तक बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंगली ये डेटा तब का है जब मार्केट बुल रन में था। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो आईपीओ का असली रिटर्न लिस्टिंग वाले दिन ही मिलता है। तो दोस्तों सवाल ये है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कोई आईपीओ ओवर हाइप्ड है। हम पहले से ही कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस खराब होगा। देखो 100% प्रिडिक्ट कर पाना तो एब्सोल्युटली नामुमकिन है, बट हमें अगर प्रोसेस का पूरा अंदाजा हो, मार्केट में प्लेयर्स क्या करते हैं उसका आइडिया हो एंड हमें कुछ इंडिकेटर्स का नॉलेज हो तो हम ये हमेशा समझ सकते हैं कि भाई ये ओवर हाइप्ड आईपीओ है या नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सिंपल इंडिकेटर्स बताएंगे जिससे आप पहले से ही एस्टिमेट कर पाएं कि अपॉर्चुनिटी वाकई अट्रैक्टिव है या नहीं है। और इंडिकेटर्स बताने के पहले हम आपको आईपीओस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि इनका प्रोसेस कैसा होता है फ्रॉम अनाउंसमेंट टू एक्चुअल लिस्टिंग। चलो शुरू करते हैं। एक ओवर हाइप्ड आईपीओ को आइडेंटिफाई करने से पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि आईपीओ को हाइप क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। मोटिव समझ आ जाए तो आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। देखो सबसे पहले तो कंपनीज आईपीओ लॉन्च करने का डिसीजन लेती है। या तो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड रेज कर रही होती है या वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक एग्जिट या पार्शियल एग्जिट देने की कोशिश कर रही होती है। एक बार ऑब्जेक्टिव फाइनल हो जाता है तो कंपनी एक्चुअल आईपीओ के साल भर पहले से ही मार्केटिंग स्टार्ट कर देती है। पर ऐसा क्यों? देखो कंपनी जब अपनी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल कर देती है तो सेबी उन पे मार्केटिंग रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले कंपनी के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कंपनी की मैनेजमेंट इंटरव्यूज दे सकती है, वो अपने कस्टमर्स के बारे में बात कर सकते हैं, वेबिनार्स होस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे मार्केट को पता चले कि एक्चुअली कंपनी में हो क्या रहा है। ये हाइप इतने स्मार्टली बिल्ड किया जाता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये सब आईपीओ के लिए है। आपको बस ये लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट एंड वो बस अब एकदम ग्रो ही करते करते आगे सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है इंडिया की। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, जो बार बार दिखाया जाता है हमें, बार बार एक बात बताई जाती है हमें जो हम देखते रहते हैं और उसके ओवर एक्सपोजर से हम उसको सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ भाई कंपनी में ऐसा ही हो रहा होगा।
और फिर ये सब करने के बाद कंपनी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या DRHP फाइल करती है। उसके बाद उनको थोड़े टाइम के लिए साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है। सेबी तब तक प्रोस्पेक्टस को इवैल्यूएट करती है और जब सेबी अपने फाइनल ऑब्जर्वेशंस शेयर कर देती है तब कंपनी को आईपीओ कैंपेन लॉन्च करने का टाइम दिया जाता है। कंपनी प्रिंट एड्स, डिजिटल एड्स, रोड शोज, टीवी एड्स, ये सब चैनल्स के थ्रू अपना आईपीओ पब्लिसाइज करती है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोशन पे इस टाइम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल प्रमोट कर सकती है। हमने ये कई बार नोटिस किया है कि आईपीओ आने के पहले बहुत सारी कंपनीज बहुत बड़े बड़े एड्स निकालती है अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ही। जैसे नाइका के केस में भी हमने देखा था कि वो बहुत सारे एड्स निकाल रहे थे अबाउट देयर कंपनी। स्विगी के केस में भी हमने देखा कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह सब में वो अपने एड्स चला रहे थे। जोमैटो के टाइम पे भी हमने ऐसा देखा था। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो लिस्ट हुए हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को आईपीओ के जस्ट पहले प्रमोट कर रहे होते हैं। वो अपने आईपीओ को प्रमोट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को वो हमेशा प्रमोट कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो कंपनीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी यूज कर रही हैं अपने आईपीओ को प्रमोट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कंपनीज प्रमोशन गाइडलाइंस वायोलेट भी कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट में कोलैबोरेशन का इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है तो इन्वेस्टर्स मिसलीड हो जाते हैं। कंपनीज इन पोस्ट के लिए 50,000 रुपीज पर ट्वीट, पर लिंक्डइन पोस्ट या 10 लाख रुपीज पर वीडियो तक पे करने को रेडी है। परेशानी इतनी बढ़ गई है कि सेबी ने सब आईपीओ लाने वाली कंपनीज के लिए एक ऑर्डर इशू किया है। एज पर दिस ऑर्डर, कंपनीज will have to make a video informing investors to not rely on finfluencers. Yes, सेबी का ट्रस्ट बिल्कुल इरोड हो चुका है फिनफ्लुएंसर्स पे। वो लोग कुछ भी आके वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी वो प्रमोट कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे रिटेल इन्वेस्टर्स उसको कैसे परसीव करेंगे। वो कोई भी प्राइस पे गाइडेंस दे रहे हैं, वो बस पैसों के लिए वो कुछ पैसे ले रहे हैं कंपनी से और पैसों के लिए उन कंपनीज का आईपीओ प्रमोट कर रहे हैं। बट सिर्फ एड्स, वीडियो, सोशल मीडिया प्रेजेंस से ही इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी को भी लोग मार्केट सेंटिमेंट का प्रॉक्सी समझते हैं। अगर कंपनी लिस्टिंग के पहले ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा हो तो इसका मतलब माना जाता है कि लिस्टिंग भी प्रीमियम पे होगा। कई इन्वेस्टर्स तो बिना कंपनी के नंबर समझे ही सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं और लिस्टिंग के बाद जब कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हुआ कैसे। जीएमपी का मतलब तो हायर ही लिस्टिंग होना चाहिए था ना। बट ऐसा होता नहीं है। बहुत बार ग्रे मार्केट प्रीमियम यूं ही पंप कर दिया जाता है ताकि और लोग इंटरेस्टेड हों और लोग आएं और अप्लाई करें। ये सारा प्राइवेट मार्केट में डीलिंग्स होता है तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसे डीलिंग्स नहीं है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स हों। तो हमें कभी भी नहीं पता है कि किधर का पैसा किधर जा रहा है, कौन ये शेयर्स खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है और एक्चुअल में ये भाव जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बताए जा रहे हैं वो लेजिट भाव भी हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टैनली लाइफस्टाइल्स को देखो। ग्रे मार्केट के हिसाब से एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 542 रुपीज का था बट फिर वो अराउंड 495 रुपीज पर लिस्ट हुआ। इनिशियल हाइप के कारण शेयर प्राइस 600 के ऊपर चला गया था बट उसके बाद वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए। शेयर प्राइस भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे ही है। अब देखो दोस्तों, इस पूरे लिस्टिंग प्रोसेस में जो की प्लेयर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड इंसेंटिव्स रिटेल इन्वेस्टर से काफी डिफरेंट होते हैं। अगर आईपीओ का मेजर पार्ट या पूरा ही पार्ट ऑफर फॉर सेल है तो इसका मतलब प्रमोटर्स और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कुछ शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं और वो अच्छी वैल्यूएशन सीख करेंगे ही ना। वो यहाँ पे टाइमिंग ऑफ द एग्जिट भी प्लान कर रहे हैं और प्राइस ऑफ द एग्जिट भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो क्यों कम दाम पे बेचेंगे अपने शेयर्स? कोई भी लॉजिकल इंसान अपने शेयर्स को कम दाम पे क्यों बेचेगा? उनका इंटेंट बेसिकली होता है कि स्टेक सेल से प्रॉफिट बनाया जाए और इस इंटेंट का इंपैक्ट कंपनी के वैल्यूएशन पे पड़ता है। ज़ेरोधा के 2024 कैपिटल मार्केट्स ईयरबुक में एक इंसाइटफुल चार्ट है एंड ऑनेस्टली ना इस ईयरबुक में ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको मार्केट का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देंगे और 2024 में मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया, मैक्रो में क्या हुआ, माइक्रो में क्या हुआ, मैक्रो का इंपैक्ट माइक्रो पे क्या होता है, मार्केट्स ने परफॉर्मेंस कैसा दिया, बहुत सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस ने परफॉर्मेंस कैसा दिया, आईपीओस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इन सब पे बहुत सारे आपको चार्ट्स वगैरह मिलेंगे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में। तो आप इसको आराम से डाउनलोड कर लो एंड ऑफ कोर्स ये फ्री में अवेलेबल है। तो अभी वापस आते हैं, आप ये चार्ट देखो। लास्ट 3 इयर्स में फंड रेजिंग के टोटल अमाउंट का 45% शेयर ऑफर फॉर सेल का था, विच मींस फंड्स के टोटल अमाउंट का सिर्फ 50 to 55% कंपनीज के ग्रोथ के लिए लगाया गया। प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स के बाद आते हैं मर्चेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आईपीओ सक्सेसफुल की जाए। तो ये भी ऐसी कंपनीज को हाथ नहीं लगाना चाहेंगे जिनके स्टेक्स ये सेल नहीं कर पाए और अगर वो ऐसे टफ टू सेल कंपनीज को पिक भी करते हैं ना तो वो उसके लिए ज्यादा फीस चार्ज करते हैं।
बट ऐसा क्यों? मनी कंट्रोल ने इस पे एक डीप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाया था और उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की और उनका एक कोट मैं करना चाहूंगा, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कोट है, इफ पीपल आर गोइंग टू हैप्पीली सब्सक्राइब फॉर एन आईपीओ, व्हाई शुड द कंपनी पे अ हायर फी टू द बैंकर? The company will pay more fees only if the general narrative towards the company is weak and the banker is incentivized to ensure high subscription. मतलब जितना खराब प्रोडक्ट उतना हाई मार्जिन उसको बेचने वाले को। यूजुअली मर्चेंट बैंकर की फीस इशू प्राइस का 2 to 3% होती है, बट कुछ कंपनीज जैसे कि सरस्वती साड़ी डिपो एंड BLS ई सर्विसेज ने 7% तक का फीस दिया है। SME IPOs में तो मर्चेंट बैंकर्स के लिए स्टेक्स और भी हाई हो जाते हैं, बिकॉज BSE के गाइडलाइंस के हिसाब से SME IPO में 100% अमाउंट अंडर रिटर्न होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर इशू अंडर सब्सक्राइब होता है तो मर्चेंट बैंकर्स और फंड मैनेजर्स को बाकी के स्टेक्स खरीदने पड़ेंगे। ऊपर से इन SME IPOs में लिक्विडिटी कम होती है और पोस्ट लिस्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसे में जरूरी नहीं है कि सारे ही IPOs अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हों। आप प्रमोटर से, मर्चेंट बैंकर से, ऐसे लोगों से शेयर्स खरीद रहे हो जिनके पास आपसे डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज है, तो हो सकता है कि उसके पीछे अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया गया हो। पर अब सवाल ये है कि हम पहले से ही ओवरहाइप्ड IPO को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके लिए हम यूजुअली 2 इंडिकेटर्स देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, और आपको अगर ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में पता है जो आप देखना चाहोगे या देख सकते हो तो वो आप कमेंट्स में पक्का बता देना। हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं जो बहुत बेसिक चेक है कि भाई ये IPO ओवरहाइप्ड है कि नहीं है। नंबर 1, वैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू पीयर्स। सबसे पहले तो हमें कंपनी की वैल्यूएशन को समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब पेटीएम का IPO आया था उसका रेवेन्यू अराउंड 3200 करोड़ था और प्रॉफिट्स तो दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन IPO के लिए वैल्यूएशन थी 1.4 लाख करोड़, यानी 42 से 44 टाइम्स उसका मल्टीपल था EV टू रेवेन्यू का। EV टू रेवेन्यू मल्टीपल 42 टू 44 होना इज वेरी वेरी हाई। आप कंपेयर करके देखो, पेपैल, वीजा, मास्टरकार्ड जैसे ग्लोबल टेक कंपनीज को कंसिडर करें तो पेटीएम का वैल्यूएशन उनसे कई ज्यादा है। पेपैल का 15x, वीजा का 25x, मास्टरकार्ड का 24x है ये रेशियो, और पेटीएम का 42x। जब प्रॉफिट्स नहीं है और EV टू रेवेन्यू रेशियो इतना ज्यादा हाई है तो सवाल ये है कि ये क्या प्राइस जस्टिफाइड है? क्या इस IPO में पैसा लगाना भी चाहिए? आप किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले ये वैल्यूएशन जरूर चेक करें। इसके लिए यू कैन लुक एट प्राइस टू इक्विटी या मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। अगर वो कंपनी BFSI सेक्टर से है तो आप उसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, आप उसके टोटल एसेट्स को देखो, आप उसके एसेट लाइबिलिटी को डीपली एनालाइज करने की कोशिश करो, आप प्रोस्पेक्टस को, DRHP को अच्छे से पढ़ो, तब आपको और भी डिटेल समझ में आएंगे कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी एक्चुअली करती क्या है और क्या करना चाहती है। इसके लिए यू कैन लुक एट PE और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो वर्सेस लिस्टेड प्लेयर्स। और अगर आप कोई और इंडस्ट्री में एनालाइज कर रहे हो कंपनी को, मान लो BFSI वगैरह सेक्टर में एनालाइज कर रहे हो, तो आप उसके प्राइस टू बुक रेशियोज और ये सारे रेशियोज जरूर चेक करो। और आज के दिन तो आप GPT को यूज करके सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि भाई व्हाट आर द रेलेवेंट मेट्रिक्स दैट आई शुड लुक फॉर दिस स्पेसिफिक कंपनी इन दिस स्पेसिफिक सेक्टर, और वो आपको वो सारे मेट्रिक्स एटलीस्ट बता देगा। फिर आप जाके लिस्टेड पीयर्स में चेक कर लो भाई अगर लिस्टेड पीयर्स हैं तो उनके मेट्रिक्स क्या चल रहे हैं वर्सेस इस कंपनी का मेट्रिक्स क्या है। तो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि भाई ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे है कि नहीं है। थोड़ा हाई वैल्यूएशन हो सकता है, बट अगर 2x 3x ही ज्यादा वैल्यूएशन पे आ रहा है मल्टीपल के टर्म्स में, तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा ओवरहाइप्ड IPO है। नंबर 2, अब इंडिकेटर नंबर 2 पे आ जाते हैं, लार्ज ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट। IPO में इन्वेस्ट करते वक्त एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। कितना पोर्शन फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी नए शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर रही है जो बिजनेस एक्सपेंशन, डेट रिपेमेंट या केपेक्स जैसे प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होगा। और ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स या VC फंड्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। इस केस में पैसा कंपनी को नहीं, उन स्टेक होल्डर्स को जाता है। ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ। जब IPO आ रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी पैसे रेज कर रहा है। अगर IPO में फ्रेश इशू कंपोनेंट है, हाई है, 90% या 100% है या व्हाटएवर 70% के ऊपर है, तो ही कंपनी पैसा रेज कर रही है। अगर वो एक ऑफर फॉर सेल है तो बेसिकली आप किसी और इन्वेस्टर से उस कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो। कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं जा रहा है, इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो हाई ऑफर फॉर सेल कैन बी अ साइन कि IPO शायद ओवरहाइप्ड हो। Hyundai मोटर इंडिया, विशाल मेगा मार्टिन, दोनों कंपनीज का 100% फंड रेज OFS था। इस टाइप के IPOs में इन्वेस्टर्स को यह समझना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में कोई कैपिटल आ नहीं रहा है और लिस्टिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्टेक मोनेटाइजेशन है।
और ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और उसके फिर वैल्यूएशन को भी एनालाइज करना चाहिए, जो हमने फर्स्ट इंडिकेटर में बताया। तो बेसिकली 2 चीज़ें ज़रूर देखें, कंपनी की वैल्यूएशन और उसका ओएफएस हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको किसी आईपीओ को ये दोनों एस्पेक्ट्स में ही फिशी लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है या बहुत ज़्यादा हाई है ये नंबर्स, तो मे बी इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर आईपीओ में ही पैसा लगाया जाए, हर शेयर ही खरीदा जाए, हर कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाए। शेयर्स लिस्ट ही हो रहे हैं, आपको आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस कंपनी में एंटर कर पाओ, और अगर नहीं भी कर पाए तो लिस्टेड कंपनीज 3000 हैं, आपको कोई ना कोई कंपनी जरूर मिलेगी कि आपका रिटर्न बन जाए। लेकिन अगर आप आईपीओ में सिर्फ यही देख के अप्लाई कर रहे हो कि 40x ओवर सब्सक्राइब हो गया या फ्रेंड ने बोला लिस्टिंग गेन मिलेगा, तो एक सेकंड प्लीज रुक जाना। आईपीओ में हाइप नहीं, बिजनेस के नंबर्स और वैल्यूएशंस देख के इन्वेस्ट करना, वरना लिस्टिंग के बाद सब बदल सकता है। क्या आपने भी कभी आईपीओ में बस हाइप देख के इन्वेस्ट किया है? अपनी स्टोरी जरूर बताना और कौन से शेयर पे इन्वेस्ट किया वो भी बताना, ताकि बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन आए, देखें और एडुकेट हों। इससे बाकी लोगों को भी बहुत सीखने मिलेगा। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।